नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सिटीजनशिप। हमारी पॉलिटी सीरीज में ये नेक्स्ट सेशन होगा और इसको कुछ 3 पार्ट्स में हम लोग देखेंगे, जिसमें से पहला पार्ट सिर्फ ये जानना है कि आर्टिकल्स जो हैं हमारे वो कौन कौन से हैं और आर्टिकल्स हमारे कहते क्या क्या हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कशन लेंगे। आर्टिकल 5 से 1 और ये सिटीजनशिप को डिफाइन करते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन का जो पूरा का पूरा मतलब है वो इसी पे आधारित करता है कि हम लोग सबसे पहले इसको समझें कि प्रावधान क्या है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप को कैसे समझता है और कैसे ये देखता है। तो चलिए इसको जरा शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम लोग सिटीजनशिप को समझें, हम लोग जरा सिटीजनशिप का मीनिंग समझ लेते हैं। सिटीजनशिप का मतलब ये है कि अगर इसको देखा जाए तो ये और कुछ नहीं, एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में रोमांस है और कुछ नहीं। इट इज नथिंग बट रोमांस बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। रोमांस कैसे? सिटीजन्स स्टेट के प्रति अपनी कुछ ड्यूटीज रखते हैं, पॉलिटिकल एलिजेंस रखते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो इंडियन सिटीजन जाके यूएसए में वोट नहीं कर सकते और यूएसए के सिटीजन्स यहां पे वोटिंग राइट्स नहीं रखते। और जैसे अगर कोई यूएस सिटीजन है तो उसको इंडिया की प्रॉब्लम से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इमीडिएट इफेक्ट एक इंडियन सिटीजन को पड़ने वाला है। तो इंडियन सिटीजन्स की ड्यूटीज इंडिया के प्रति रहेंगी, कुछ एलिजेंसेस हैं, पॉलिटिकल एलिजेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिया की तरफ रहेंगी। और एट द सेम टाइम स्टेट अपने सिटीजन्स के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, जैसे कि राइट टू वोट, जिसे हम यूनिवर्सल सफरेज भी कहते हैं। 21 ईयर्स से ऊपर जो है उन सबको अपना राइट टू वोट रहता है। तो इस तरीके की जो बेनिफिट्स हैं, स्टेट्स जो है वो कुछ बेनिफिट्स ऑफर करता है अपने सिटीजन्स को। तो इसी को कहते हैं हम लोग नागरिकता, या हम कहें सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप इज नथिंग बट रोमांस बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड ए सिटीजन, राइट? तो किसी भी सिटीजन और एक उसके स्टेट यानी कि उसका जो कंट्री है उसके बीच में जो रोमांस है उसी को हम लोग ये कहते हैं। तो स्टेट अपने सिटीजन्स के ऊपर कुछ राइट्स ऑब्लिक करता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कंट्री में। आए दिन आप सुनते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो स्टेट कन्फर करता है। जैसे आप यहाँ इंडिया में देखें तो आपके पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम बाद में लेटर ऑन चैप्टर्स में करेंगे। और अगर हम लोग बात करें जैसे इंडियन सिटीजन्स चले जाएं बाहर तो उनके वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। दैट इज व्हाई इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। Anyways, all others are also, but to us, India is a great nation. Anyways, अब इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग को ये समझना जरूरी है कि सिटीजनशिप जो है ये किस तरीके से एक्वायर की जा सकती है, हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो कि सिटीजनशिप को डिफाइन करते हैं। तो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, तो ये 5, 6, 7, 8, ये 4 आर्टिकल्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इनका स्टेटमेंट बड़ा है, लेकिन बहुत ही समझदारी से आप इसको समझेंगे तो 2 लाइन में हो जाएगा, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको पढ़ के पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय सिटीजनशिप के कैसे डिफाइन किया गया। तो जिस समय संविधान लागू हुआ, हर पर्सन जो डोमिसाइल है इंडियन टेरिटरी का, अच्छा डोमिसाइल और रेजिडेंट अलग होता है। जैसे मैं आपको पहले ही समझा दूं, एक डोमिसाइल कौन है और एक रेजिडेंट कौन है। अगर मैं डोमिसाइल की बात करूं तो डोमिसाइल वर्सेस रेजिडेंट, नॉर्मली लोग समझते हैं कि डोमिसाइल ही रेजिडेंट है, नहीं। रेजिडेंट वो है जो किसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहा है, और डोमिसाइल वो है जो कि उस जगह पे रह रहा है और आगे आने वाले समय में भी वहीं रहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई बिलोंग टू बिहार, मैं बिहार से हूं, माई पेरेंट्स वर फ्रॉम बिहार, बट लेटर ऑन माई फादर केम टू जयपुर राजस्थान।
तो बिहार, सिवान बिहार से माय फादर केम और वो जयपुर राजस्थान में सेटल हुए। मेरी स्कूलिंग एंड मेरी एजुकेशन सब कुछ यहीं से हुआ, मेरी जॉब भी यहीं पे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी सिटी में रहना चाहता हूं और मेरा आगे रहने का प्लान भी यहीं का है। ये डोमिसाइल कहलाएगा, मींस आई एम डोमिसाइल ऑफ राजस्थान, राइट, एंड आई एम रेजिडेंट आल्सो ऑफ राजस्थान। अब मान लीजिए माय फादर केम हियर, ही बिकेम रेजिडेंट एंड डोमिसाइल ऑफ राजस्थान। अब मान लीजिए मुझे बेंगलुरु में मेरी जॉब ट्रांसफर हो गया और मुझे बेंगलुरु में रहना है। अब परमानेंटली मैं बेंगलुरु में सेटल हुआ, तो नाउ मैं रेजिडेंट राजस्थान का, बट मेरा डोमिसाइल कहां है? बेंगलुरु। रेजिडेंट एंड डोमिसाइल, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसको पहले ही आप जरा समझ के चलिए। तो रेजिडेंस का मतलब क्या है? रहना। और डोमिसाइल का मतलब क्या है? डोमिसाइल ये वो है जब आप किसी भी जगह रह रहे हैं और लंबे समय तक रहने का इंटेंशन रखते हैं, दैट इज डोमिसाइल। सो यहां पे शब्द देखिए, डोमिसाइल इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि उस समय पार्टीशन का दौर था, भूलिए मत। और पार्टीशन का जो दौर था, तो उस समय पार्टीशन के दौरान कुछ लोग इधर उधर कर रहे थे। कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, इंडिया से पाकिस्तान गए थे, जो कि उस समय का अखंड भारत था, जो बाद में बिखरा, टूटा और पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया टू पाकिस्तान जिनका हुआ। तो हम लोग यहाँ पे बात डोमिसाइल्स की कर रहे हैं, जो इंडिया में हैं और लंबे समय तक रहना चाह रहे हैं। रेजिडेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी में जो जिसका जन्म हुआ, या फिर जिसके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट का जन्म टेरिटरी ऑफ इंडिया में हुआ, जो कि ओरिजिनली देखिए जो कि ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 5 years immediately preceding such commencement। इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 इस दिन कमेंसमेंट हुआ हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे 5 साल पहले से जो इंडिया में रेजिडेंट है, जो रहता आ रहा है, रेजिडेंट है, डोमिसाइल नहीं, रेजिडेंट है, उसको वो एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ये उस समय की बात है जब 1950s। तो जो मैंने बताया ना आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ये उस एरा की बात कर रहे हैं जिस एरा में हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये वो बता रहा है कि जो भी इंडिया में पैदा हुआ हो, और दूसरा जिसके कोई भी एक पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया के रहे हो, इंडियन टेरिटरी में उनका जन्म हुआ हो। पेरेंट्स, दीज इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। ये जो पेरेंट शब्द है ये इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स है, ये आपका इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है। तीसरा, या फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से 5 साल पहले से यहां पे रह रहा हो, एलिजिबल। छठा आर्टिकल कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब ऐसा भी हुआ था जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो उनको भी तो सिटीजनशिप देनी है ना भाई। तो इसमें देखिए शुरुआत ही किससे हो रही है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। जो लोग 5 आर्टिकल में नहीं आते, यानी कौन से लोग? जिनका डोमिसाइल मतलब जिनके पेरेंट्स यहां पे पैदा हुए, ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी एक, जिन जो खुद पैदा हुए, या वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से 5 साल पहले से रह रहे थे, उनके अलावा के लिए ये आर्टिकल 6 है। तो a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to a citizen of India at the अब जो भारत आए पाकिस्तान से, उनको नागरिकता कैसे दी गई? देखिए ध्यान से, कहा गया है ही और आइदर ऑफ, वो या तो आप, फॉर एग्जांपल आप गए, तो या तो आप या आपके पेरेंट्स में से कोई एक, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक। देखिए कितना बड़ा प्रावधान है, या तो आप या आपके पेरेंट्स में से कोई एक, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में बॉर्न हुए, जो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहां से मतलब यहां पे आपका डेफिनेशन यहीं से दिया गया कि वो जिनके पेरेंट्स या वो खुद या पेरेंट्स में से कोई एक या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक भारत में पैदा हुए। टेरिटरी, देन टेरिटरी 1935 की टेरिटरी मींस इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड जब मैं पाकिस्तान बोल रहा हूं, ईस्ट वेस्ट दोनों पाकिस्तान, यानी प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूं। और साथ के साथ
उस केस में जो पर्सन माइग्रेट हुआ 19 जुलाई 1948 से, देखो 19 जुलाई का सिग्निफिकेंस क्या है, इस समय परमिट सिस्टम लागू हो गया था, इसी दिन परमिट सिस्टम लागू हुआ था, यानी कि परमिट माइग्रेशन सिस्टम उस समय लागू हुआ था। अब आपको उससे पहले तक आप आ जा सकते थे, लेकिन उसके बाद में 19 जुलाई के बाद में परमिट सिस्टम लागू हो गया। परमिट सिस्टम का मतलब ये रहा कि अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान से इंडिया आना है, तो आप फ्रीली नहीं जा सकते, आपके पास परमिट ऑफ माइग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसने, और जाहिर सी बात है जब देखो परमिट सिस्टम नहीं था तो उससे पहले तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहीं का भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब या फिर जो 19 ऑफ जुलाई 1948 के बाद में आया उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। उससे पहले वाले जो थे 1948 से पहले जो आ गए उनको तो नागरिकता दे दी, उसके बाद वालों को बस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन, उस समय तक भारत डोमिनियन ऑफ इंडिया था, जब तक हम रिपब्लिक डे हमारा लागू नहीं हुआ। डोमिनियन, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, उसके अलावा और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 5 कहता है वो लोग जो भारत में पैदा हुए या फिर जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक भारत में पैदा हुआ, या फिर वो लोग जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे, उनको तो सिटीजनशिप मिल जाएगी आराम से। उसके बाद में प्रावधान आया कि ठीक है यार, जो पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान से भारत में आए, तो देखिए साहब, इसमें सीधा सा गणित है कि पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि या तो वो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई एक उस समय की टेरिटरी में ऑफ इंडिया में पैदा होने चाहिए, यानी कि इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है साहब, उसके अलावा अगर वो पर्सन 19 जुलाई 1948 जिस दिन परमिट सिस्टम लागू हुआ उससे पहले अगर भारत में आया है तो उसको अपने आप सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर वो इसके बाद में आया तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवा के, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से रजिस्ट्रेशन करा के, जो ऑफिसर अपॉइंटेड, जिसको अपॉइंट किया गया था, उस गवर्नमेंट ऑफिसर से आप रजिस्ट्रेशन करा के भारत के नागरिक बन सकते हैं। सो ये छठा संविधान का 6वां आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल 7, अब राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है उनके लिए है जो पाकिस्तान चले गए और भारत कभी वापस लौट के नहीं आए। दोज हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, देखिए यहां पे लिखा हुआ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब जो चले गए उनका क्या, ध्यान से सुनिए, इनके बारे में तो हमने बात नहीं की 5th और 6th में, यहीं से शुरुआत हो, नॉट विद स्टैंडिंग। इसका मतलब ये समझ, देखिए संवैधानिक भाषा जो है वो थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन एक बार आप किसी वर्डिंग्स को पकड़ने लग जाएं तो बस आपको मजा आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से पढ़िए, देखिए आप अपने आप समझिए, नॉट विद स्टैंडिंग यानी कि वो जिनकी बात 5वें 6वें में नहीं हुई है। ए पर्सन हु हैज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, बंटवारे की बात हो गई थी, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर 19 जुलाई का भी कुछ प्रावधान था, अब उसको क्लियर किया है यहां पे। ठीक है, वो व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से पहले इंडिया से पाकिस्तान जा चुका है, वो पाकिस्तान का नागरिक है, भारत का नागरिक नहीं होगा। तब ये उन लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा जो लोग वापस आ गए, हैज रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट ऑफ सेटलमेंट। देखो मैंने बोला था परमिट ऑफ सेटलमेंट, एक तो उन पे लागू नहीं होगा ये, दूसरा टू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर 19th ऑफ जुलाई, यानी कि 19th ऑफ जुलाई के बाद में जो माइग्रेट हुए हैं। देखिए दो चीजें, पाकिस्तान पहले चले गए थे, फिर वो भारत आए। अगर 1948 से पहले आए, 19 जुलाई 1948 से पहले आए, तब तो उनको मिल जाएगी नागरिकता, लेकिन अगर बाद में आए तो रिसेटलमेंट परमिट होना चाहिए। 7th ये कहता है, यानी जो गए लौट के नहीं आ रहे वो भारत के नागरिक नहीं है। भारत
डुअल नागरिकता में, डुअल सिटीजनशिप में बिलीव नहीं करता। देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप। कहने का मतलब आप भारत के नागरिक हैं, उसके साथ साथ आप यूएसए के फॉर एग्जांपल नागरिक नहीं हो सकते। या तो आप भारत के नागरिक हैं या फिर आप यूएसए के हैं, सिंपल। चलिए 8वां आर्टिकल क्या कहता है। अब कुछ लोग ऐसे भी तो रहे होंगे जो भारत से कहीं और चले गए हों, पाकिस्तान और इनको छोड़ के। ओरिजिन ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन का मतलब हुआ जो पैदा भारत में हुए लेकिन बाहर रहने लग गए। जैसे आजकल एनआरआईज है ना, एनआरआईज को हम लोग पार्ट 2 में डिफाइन करेंगे इस सीरीज के, बट आप ये समझ लीजिए वो जो भारत छोड़ के दूसरी जगह चले गए। अब देखो आर्टिकल 5 में इनका जिक्र नहीं हुआ है ना, जिनके पेरेंट्स आइदर ऑफ पेरेंट्स और ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुए थे और वो अभी किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं जो कि इंडिया के बाहर है, वो भारत के सिटीजन कहलाएंगे अगर उसने रजिस्ट्रेशन किया है एज सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी मीडियम से, बाय डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव। देखिए हर एक कंट्री में कॉन्सुलेट ऑफिसर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स इंडियंस रहते हैं वहां पे, वो ऑफिसर्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, इंडियन स्टेट, द यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपने वहां पे आप बाहर रह रहे हैं कोई बात नहीं, आपके पेरेंट्स में से कोई एक अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में पैदा हुआ था या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन था तो 1935 के एक्ट के अनुसार, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, वहां जाके सिंपल रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया बन चुके हैं, राइट। अच्छा अच्छा उस समय जैसे आप ये नहीं है कि आप रह रहे अमेरिका में और आप रजिस्ट्रेशन कराएं कनाडा से, नहीं, जहां रह रहे हैं वहीं पे, राइट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काम आप बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करा लीजिए। अगर आप नहीं कराते तो आप इंडियन सिटीजन नहीं, अगर आप नहीं कराते तो आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं। आपकी भारत, मैंने बताया ना, डुअल नागरिकता पे बिलीव नहीं करता। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा संविधान है वो सिटीजनशिप 4-5 से लेके 8 4 टाइप के सिटीजन्स की बात कर रहा है। वो जिनका डोमिसाइल इंडिया था, डोमिसाइल मैंने समझाया रह भी रहे हैं और आगे रहने का प्लान भी है, क्योंकि काफी लोग वहां से आए भी थे और यहाँ रह रहे थे, रहना भी आगे यहीं चाह रहे थे, तो डोमिसाइल शब्द का इसीलिए इस्तेमाल हुआ। खैर दूसरे आर्टिकल 6 में बात उनकी हुई जो पाकिस्तान से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हो, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। तीसरे में उसकी बात हुई, तीसरा यानी कि मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 में उनकी बात हुई जो लोग पाकिस्तान चले गए, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, उनमें से या तो कुछ आ गए और कुछ नहीं आए, जो नहीं आए वो सिटीजन नहीं कहलाए, जो आ गए उनमें चेक हुआ कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए ऑटोमेटिकली, उसके बाद आए तो परमिट, माइग्रेशन परमिट, सेटलमेंट कार्ड आपके पास होना चाहिए। खैर जो 8वां आर्टिकल है वो कहता है कि वो पीपल जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन फॉरेन में रह रहे हैं, तो सिंपल एक रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा, अदरवाइज आपकी इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रहेगी। और डुअल नागरिकता में हम लोग बिलीव नहीं करते। पर्सन्स, नेक्स्ट आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। देखिए यहां पे संविधान ने साफ तौर पे कह दिया है जिन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली हो वो भारत के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हैं, आप गए यूएसए, आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, आप वहीं सेटल हो गए, आपको यूएसए की नागरिकता मिल गई, वहां की आपको सिटीजनशिप मिल गई, अब आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। हम लोग डुअल सिटीजनशिप में बिलीव नहीं करते। इंडिया डज नॉट बिलीव, यूएसए करता है, यूएसए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएसए कहता है कि आप यहाँ के सिटीजन हैं, ठीक है, आप कहीं और के भी रह सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी कंट्री को प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, यूएसए में आपकी 2 सिटीजनशिप होती है, जैसी 370 के अंडर जम्मू एंड कश्मीर में थी, स्टेट के भी और साथ के साथ में आपके
कंट्री के भी, इंडिया के भी। वैसे ही वहां पे जैसे आप फॉर एग्जांपल टेक्सास स्टेट में है वहां के, तो टेक्सास की भी सिटीजनशिप होगी, साथ के साथ यूएसए की भी होगी, तो डुअल सिटीजनशिप वहां दिखता है। बट हमारे यहाँ नहीं है, वी आर सिंपली अ यूनियन, पहले ही बोल दिया गया, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो इसीलिए हम लोग डुअल सिटीजनशिप में बिलीव ही नहीं करते कि मान लो स्टेट, आज सोचो स्टेट के पास पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सुलर पावर्स हैं। ये बता चुका हूं मैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, कंसल्टेशन लेंगे, कंसल्टेटिव रिप्रेजेंटेशंस हैं बस। उनसे पूछा गया स्टेट बांटना चाहते हैं आपका, बांटे? उन्होंने कहा नहीं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बांट तो लेंगे ही हम। तो अब मान लीजिए आज आपके पास में डुअल सिटीजनशिप इंडिया की होती और उसमें आपका रहता बिहार। अब बिहार टूट गया मान लो झारखंड में, 2000 में हुआ था, इन द ईयर 2000 इट हैपेंड। तो फिर बहुत ही कॉर्डियल, मतलब बहुत ही ज्यादा एक टीडियस प्रोसीजर हो जाएगा एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। दैट इज व्हाई हम लोग सिंगुलर सिटीजनशिप में बिलीव करते हैं, दैट इज गुड एज वेल। तो यही कहा गया है आर्टिकल 9 में, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बात है। चलिए, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। एवरी पर्सन जो कि भारत का सिटीजन है, किसी भी प्रावधान से उसमें पार्लियामेंट द्वारा लगाए गए लॉज लागू होंगे। जैसे आप भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं एंड भले ही आप फॉरेन में रह रहे हैं, बट यू नीड टू फॉलो इंडियन रूल्स व्हेन यू आर ऑन द सॉइल्स ऑफ दिस कंट्री एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो आपको ये लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, राइट, सो दैट यू विल एंजॉय बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि इंडियन सिटीजन्स को स्टेट कैसे ट्रीट करेगा। पार्लियामेंट टू रेगुलेट, आर्टिकल 11, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मैं यहाँ पे यूं कह दूं सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है जो पार्लियामेंट है दैट विल रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कहने का मतलब हमारे संविधान ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं ले रहा जिम्मेदारी, किसी को टर्मिनेट करना है, किसी को सिटीजनशिप देनी है, कोई बात नहीं, दे दो, कोई बात नहीं, टर्मिनेट कर दो, वो सारा डिसीजन किसका रहेगा? पार्लियामेंट का रहेगा। देखो लिखा भी है, नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट हैज द पावर to make any provision with respect to acquisition, देना, and termination, वापस लेना, of citizenship and all matters relating to it। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और यहीं से आपको पता चलता है कि पार्लियामेंट्री लॉज जो हैं वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 था, उसमें बेसिकली जो वेज थे एक्वायर करने के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में इसमें जो चेंजेस किए गए, जैसे बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, 1957 में हुआ, 1960 में हुआ, 85 में हुआ, 86 में हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 5 में हुआ, 15 में हुआ, रिसेंटली अभी आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट ये एक इंट्रोडक्शन था सिटीजनशिप चैप्टर के अंदर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। दूसरा, जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अंतर बता दूं सिटीजन्स एंड एलियंस के बारे में। सिटीजन्स वो हैं जो कि बेसिकली किसी भी स्टेट के साथ पॉलिटिकल एलिजेंस में है, जिनका पॉलिटिकल एलिजेंस है अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के तरफ, जो जिन पे स्टेट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, कुछ राइट्स देगा और वो बदले में स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटीज निभाएंगे। कहा ना, रोमांस है। एलियंस जो हैं, देखिए सबसे पहले तो ये जो वर्ड है एलियंस, ये डिराइव्ड है एलियनस से, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग आउटसाइडर्स, राइट, फॉरेनर्स। अच्छा, लेकिन ये अगर एलियंस भारत में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल
एलियंस का मतलब ये दूसरे ग्रह से, एलियंस का मतलब जो दूसरे कंट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल सम चाइनीज पर्सन चाओ माओ इज रिसाइडिंग इन इंडिया, तो चाओ माओ को क्या करना पड़ेगा, भारत के संविधान का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी हो इंडियन रूल्स का आपको इंडिया में रह के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। खैर, सिटीजन्स को तो करना ही है। जो एलियंस है वो दो टाइप के होते हैं, फ्रेंडली एंड नॉन फ्रेंडली, या हम यूं कहें एनिमीज। तो ये जो एलियंस हैं, हम लोग अभी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एनिमी वो हैं जिनके साथ हम प्रेजेंटली स्टेट ऑफ वॉर में है। प्रेजेंटली इवन पाकिस्तान, पीपल, पाकिस्तानी पीपल स्टेइंग इन इंडिया, Pakistani citizens, they will be also treated as friendly. Right now we are not at war with Pakistan. And enemy, अभी enemy को हम लोग अभी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो है, फॉर एग्जांपल कल को हम चाइना के साथ वॉर पे चले जाए, तो जो चाओ माओ यहाँ पे रह रहे थे, वो क्या हो गए हमारे, वो हमारे एनिमी एलियन हो गए। अब फ्रेंडली एलियन के साथ में क्या एक बेनिफिट है, जो फ्रेंडली एनिमीज है उनके साथ में गुड रिलेशनशिप है स्टेट का, तो स्टेट भी उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक छोटा सा मैं आपको रूल बताऊं, तो जो एनिमी एलियंस हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस नहीं है। कहने का मतलब इनको अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी प्रायर नोटिस के, और इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, जबकि सिटीजन्स एंड एलियंस को दोनों को ये है। और कितने तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स के साथ साथ एलियंस भी एंजॉय करते हैं, कुछ है जो सिर्फ सिटीजन्स एंजॉय करते हैं, उनके बारे में हम लोग फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में जानेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया। ये एक फाउंडेशन है इसके अंदर, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे पूरा। थैंक यू सो वेरी मच, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, एक भी अपडेट मिस ना हो, और शेयर करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं और क्या पढ़ना चाहते हैं आप। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।